नवंबर को एक बार फिर पीड़िता के गांव पहुंची थी। टीम ने पीड़िता के परिजनों से पूछताछ की और खुद को वारदात का चश्मदीद बताने वाले युवक छोटू को साथ लेकर जिला अस्पताल में उसका कोरोना का टेस्ट कराया। सीबीआई ने बुधवार को छोटू को कैंप ऑफिस बुलाकर पूछताछ की थी। अब तक सीबीआई पीड़ित परिवार, गांव वालों, आरोपियों के परिवार और आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। अब सीबीआई इस मामले में पुलिस अधिकारियों से फिर से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई निलंबित एसपी विक्रांत वीर और एसडीएम पीपी मीना से भी पूछताछ करेगी। इन सभी से पीड़िता के परिवार की ओर से लगाए गए आरोप को लेकर पूछताछ होनी है। दिल्ली में हाहाकार मचाते कोरोना और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर फिर से पाबंदी लगा सकती है। पहले संक्रमण घटने पर यह सीमा बढ़ाकर 200 लोगों की कर दी गई थी। इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। दरअसल सरकार के सामने दुविधा यह भी है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण बिल्कुल भी नहीं फैला है, पाबंदी लगाने से वहां से दहशत फैल सकती है। वहीं शादी समारोह के लिए लोगों ने कार्ड बांट दिए हैं और पूरी व्यवस्थाएं कर ली है। ऐसे में करीब 15 से 20 दिनों के लिए बाकी रहे शादी सीजन को देखते हुए सरकार पाबंदी लगाने पर अभी सिर्फ विचार कर रही है, जिस पर जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए सभी तैयारियां की जा रही है और इसी के साथ अब प्राइवेट अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सुलझाने का तरीका यही है कि देखो आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे। कोरोना का कहर दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में बढ़ने लगा है। सरकार ने भी कोरोना की दूसरी लहर के आसार जता दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि दिवाली के दौरान बाजारों में भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी, तब लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिवाली के दौरान स्थिति ऐसी थी जैसे भीड़ ने ही कोरोना को मार दिया हो। राज्य में स्कूलों को शुरू करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं जो अलग अलग हैं कि कैसे स्कूल को सैनिटाइज और स्वच्छ बनाया जाए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने अंबाला छावनी की जनता को बड़ी सौगात दी है। पीने के पानी की किल्लत से निजात दिलवाने के लिए अनिल विज ने छावनी की जनता को 106 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सौगात दी है। अमरूद स्कीम के तहत लगाई जाने वाली नहरी पानी की सप्लाई की पाइपलाइन और 30 एमएलडी जल संचार संयंत्र के काम का गांव अदोपुर में शिलान्यास किया। विज ने बताया कि अंबाला में गिरते भूजल स्तर के कारण लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह काम शुरू किया जा रहा है। वहीं विज ने बताया कि क्लीन अंबाला, ग्रीन अंबाला के प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। पहली जो योजना थी वो पुराने शहर के हिसाब से उस वक्त बनाई थी और 15 क्यूसेक पानी की पाइपलाइन हमने यहाँ से अंबाला छावनी तक डाली थी। अब क्योंकि इलाका बढ़ गया, लोग बढ़ गए, कई गांव जुड़ गए हमारे पास और यहाँ से लेकर हम डिफेंस कॉलोनी कलरहेड़ी तक वो बवियाल और जो हमारे रामपुर, सरसेड़ी और नगल जो गांव हैं, इन सारे गांव में हम ये पानी पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए 106 करोड़ रुपए की जो योजना है तो वो मंजूर हुई है। एक पैरेलल पाइप और डाल रहे हैं यहाँ से ताकि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। 4 टैंक घसीटपुर में नए बना रहे हैं ताकि स्टोरेज की और फ्रेश टैंक की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। और इन सारे जो बूस्टर हैं सारों पर जनरेटर लगाए हैं हमने ताकि अगर बिजली किसी वक्त बंद भी हो जाए तो लोगों। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अनिल विज ने कहा कि सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक सख्ती और दूसरा लॉकडाउन। उन्होंने कहा
अभी मूड सख्ती का है, इसीलिए अभी अधिकारियों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन्होंने कोरोना महामारी के समय काम किया उन्हें होम मिनिस्टर डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, दो ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए। एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है। मैं सख्ती करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपना 82वां जन्मदिन मनाया। लखनऊ में सपा कार्यालय में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया, जहां उनके साथ उनके बेटे और पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद रहे। आपको बता दें, गरीब किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह जिला स्तर के पहलवान थे, लेकिन 15 साल की उम्र में उन पर लोहिया की विचारधारा का असर देखने को मिला था। उन्होंने 28 साल की उम्र में साल 1967 में अपने राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया की पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायकी का चुनाव पहली बार लड़ा था और जीतने में कामयाब रहे थे। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए, जहां सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बैठे हुए थे। लेकिन जब केक काटने की बारी आई तो सपा कार्यकर्ता कोरोना की सभी गाइडलाइन को भूल गए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के केक काटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही मुंह पर मास्क था। नेता दूसरा कोई नहीं। नेताजी गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों सबसे प्यार करने वाले नेताजी हैं। हम आज ये मैसेज देंगे कि हम दुआ करें कि नेताजी अभी सैकड़ों वर्ष हमारी सरपरस्ती करें और हिंदुस्तान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बाद किसानों ने बड़ा फैसला लिया और हर तरह की रेल चलाने के लिए किसान संगठन सहमत हुए। लेकिन किसानों का संघर्ष जारी है। पंजाब के फरीदकोट में किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी के साथ किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। फुल तैयारियां, ट्रालियां साड़ियां तैयार होईयां खड़ियां। लंगर पानी 6 महीनों का रसद असीं नाल लेके चले हैं। पिंडां 'च पूरी तैयारी नाल किसान तुर रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है किसान? बहुत वधिया उत्साह ते असीं कुछ ऐतकी बेफिक्री नाल भी चल रहे हैं, क्योंकि सानूं नौजवान वर्ग बहुत साथ दे रहा है। अगे सानूं थोड़ी चिंता मगर दी हुंदी सी। 26 और 27 नवंबर को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान दिल्ली जाने की रणनीति बना रहे हैं और इसी बीच किसानों का साथ देने के लिए कलाकार भी आगे आ रहे हैं। बिन्नू ढिल्लों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सारे भरावां दा हुक्म है, सारे इकट्ठे ही हैं जी असीं ते ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ 100% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 100% ਜੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ
किसानों द्वारा पटियाला के राजपुरा रोड टोल प्लाजा के बाहर धरना जारी है, जिसमें कई गायक और पंजाबी फिल्मी एक्टर और लेखक पहुंचे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है। पंजाबी फिल्मी गायक कन्वर ग्रेवाल धरना स्थल पहुंचे और आम जनता से किसानों के साथ आने की अपील की। हाँ बिल्कुल जी, लगभग 2 महीने हो चले ने किसानी संघर्ष ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 27 ਤੇ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ 26 ਤੇ 27 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ 100% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ और इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, दिल्ली में एयरपोर्ट से भारी मात्रा में कोकीन को बरामद किया गया है। अदीस अबाबा से दिल्ली यह यात्री आया था और भारी मात्रा में कोकीन को बरामद किया गया। पकड़ी गई कोकीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अदीस अबाबा से दिल्ली यह यात्री आया था, जिसके पास से एयरपोर्ट से भारी मात्रा में कोकीन को बरामद किया गया है। आपको बता दें, यह बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से मिल पा रही है, जहां पर पकड़ी गई कोकीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, जो कि दिल्ली से मिल पा रही है, जहां पर अदीस अबाबा से दिल्ली आए यात्री से कोकीन को बरामद किया गया है। तो ड्रग मामले में जिस तरह से लगातार भंडाफोड़ हो रहा है और अब कोकीन नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से भारी मात्रा में कोकीन को बरामद किया गया है और इस कोकीन की कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए खेती विरोधी 3 कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहे किसान जत्थेबंदियों ने मानसा के गांव में मार्च निकाला और किसानों को दिल्ली जाने के लिए जागरूक किया। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक हमें हमारे हक वापस नहीं मिलते, हम घर वापसी नहीं करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਝੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं। पंजाब में रेल चलाने के लिए किसानों ने अपना आंदोलन 15 दिनों के लिए खत्म किया। हालांकि धरने प्रदर्शन जारी हैं, सिर्फ रेल लाइनों को खाली किया गया है। किसानों ने मालगाड़ी और यात्री रेल दोनों को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को 15 दिन का समय दिया, लेकिन रेल लाइन से अलग किसान दिल्ली में सरकार को घेरने की तैयारी में हैं और साथ ही धरने प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। खन्ना में किसानों ने कहा कि अब किसानों ने रेल लाइन को खाली कर दिया है। रेल चलाने या ना चलाने का फैसला अब केंद्र सरकार को करना है। नाल मतई मां वाला सलूक कर लगा मोदी का वतीरा गलत है। मोदी ने जानबुझ के गड्डियां रोकिया हुई ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने साडियां जथेबंदियां दी कोई गड्डियां नहीं थी रोकिया हुई। हुण असीं यात्री गड्डी भी छड्डती, ओह अड़े होती यात्री गड्डी नाल छड्डो, हुण उन्हां दी मर्जी आ गड्डियां। पंजाब भाजपा की तरफ से आज पंजाब के तमाम सीनियर लीडरशिप के साथ भविष्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जहां चर्चा की गई, तो वहीं केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए भाजपा नेताओं को
वचनबद्ध किया गया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि पंजाब में एक बड़ा कैडर भाजपा के पास है, जिसके चलते हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸ਼ਿਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, 69 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 117 ਦੀ 117 ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ 117 ਲਈ? ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ देखो पहली गल तो है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के हित की गल करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र च विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की राय सुनने च विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के विकास की गल करती है। असी किसान, मजदूर, व्यापारी, इंडस्ट्रीलिस्ट, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या होर जिहड़े गरीब तबका है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। और जिहड़ा इत्थे वर्ग है मुख्तलिफ धर्म की आज़ादी, हरेक नूं अपनी पाठ पूजा करने की पद्धति की आज़ादी है। कोई असी किसी के पूजा पद्धति के काम के दखल नहीं दिता है। असी हुण जिवें चुनाव भी होएगा 117 सीटां ते भी उहदे भी असी हर तबके के लोगों नूं खड़े करांगे। 34 ਤਾਂ साडे SC सीटां रिजर्व सीटां, ਉਹਦੇ 34 ਦੇ 34 ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। पंजाब के फरीदकोट का नेहरू स्टेडियम, जहां पर हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और एथलेटिक के खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बने हैं और करीब 15 एकड़ में यह स्टेडियम बना है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि आज ये खेल स्टेडियम अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है और इस स्टेडियम में ना तो कोच पूरी गिनती में है, ना ही बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी मिलेगा और ना ही कोई बाथरूम है, जिसके चलते खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस स्टेडियम में गंदगी का आलम यह है कि जगह जगह कचरा पड़ा है। अब यूथ अकाली दल ने इस स्टेडियम को साफ करने का बीड़ा उठाया है। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ, ਜਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਰਨ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ DSO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते चंडीगढ़ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। शहर के अंदर और बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों का बस स्टैंड पर ही कोरोना टेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया है। दिल्ली से आ रही बसों और उसके यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और इसका जायजा हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने लिया।
दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर कहीं ना कहीं शुरू होती नजर आ रही है, तो अन्य राज्यों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। इस वक्त हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, जहां पर सेक्टर 17 का जो ISBT बस स्टैंड है वहां पर पूरी एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि इसी बस स्टैंड के ऊपर दिल्ली और अन्य राज्यों से बसें जो हैं वो यहाँ पर आकर रुकती हैं। यात्री जो हैं वो यहाँ से अगले गंतव्य की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से एक जो कोविड टेस्ट जो कह सकते हैं कैंप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वो कैंप है जहां पर यात्रियों के कोविड टेस्ट करवाए जाते हैं। हालांकि कंपलसरी नहीं है कि सभी यात्रियों के यहाँ पर टेस्ट होंगे जो भी यात्रा करके शहर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन रिकमेंड ज़रूर किया जाता है कि जो भी यात्री बाहर से यात्रा करके आया है और उसको माइनर सिम्टम अगर पाए जा रहे हैं तो वो अपना टेस्ट यहाँ पर करवा सकता है। विदिन 5 to 15 मिनट के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट भी दे दी जाती है कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। रैपिड तकनीक से यहाँ पर जो यात्री हैं उनके टेस्ट करवाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने यात्रियों के यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं। इनकी रिपोर्ट्स जो हैं इनको हैंडओवर करने का काम किया जा रहा है कि जिन जिन यात्रियों के कहीं ना कहीं टेस्ट हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट उनको हैंडओवर की जा रही है। इसी तरह से सुबह से शाम तक ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है। और अब जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना की दूसरी लहर शुरू होती हुई नज़र आ रही है, तो उस लहर के मद्देनज़र ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली से आने वाले जो यात्री हैं उन पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नज़र है। और जिस तरह से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो टेस्ट यहाँ पर किए हुए हैं अलग अलग लोगों के जो विभिन्न राज्यों से यात्रा करके चंडीगढ़ के अंदर पहुँचे थे, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि अगर किसी को माइनर सिम्टम देखने में मिलते हैं तो वो तुरंत अपना कोविड टेस्ट करवाएं, मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि दूसरे लहर में ये महामारी जाती नज़र आ रही है। मैम, कब से ये कैंप लग रहा है, किन किन यात्रियों के आप टेस्ट कर रहे हैं? आज यहाँ हमारा 6th डे है और स्पेशली ये GMSH 16 हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है और हमारी टीम यहाँ 6 दिन से आ रही है। तो हम बेसिकली तो ये दिल्ली से आने वाले पैसेंजर्स के लिए है, पर कोई भी आ सकते हैं और कोई भी आ रहे हैं तो वो उनमें से भी कुछ पॉजिटिव निकल रहा है, जैसे अम्बाला से, हिसार से, यूपी से जो यहाँ काम के लिए आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव कहीं निकल रहे हैं, तो उनके लिए लगाया गया। और स्टाफ भी यहाँ का करा रहा है, कंडक्टर्स और जो ड्राइवर्स हैं इनके जो डिफरेंट रूट्स में जाते हैं वो भी करा रहे हैं अपना टेस्ट यहाँ पर। पॉजिटिव यहाँ पर निकलते हैं उनको क्या तुरंत आइसोलेट किया जाता है या हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया जाता है? नहीं, अभी तो होम आइसोलेशन की फैसिलिटी है, पर अगर कोई पॉजिटिव आता है और वो जैसे बस में आया और पॉजिटिव आ गया तो हम उनको अपनी एम्बुलेंस में छोड़ के आते हैं उनके घर तक, और फिर वहाँ घर में अगर उनके पास जगह है पूछा जाता है, उनको सेल्फ केयर की सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अलग कमरा और अलग बाथरूम होना चाहिए, और दवाइयों की किट जो बिल्कुल फ्री है वो दी जाती है साथ में। एक और चीज़ है कि हरियाणा और दिल्ली में एक बार फिर से लहर जो है शुरू होती नजर आ रही है, लगातार कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो वहाँ के लिए कोई विशेष एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जारी की गई है कि वहाँ से आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनका टेस्ट जो है उसको कंपलसरी किया जाए? यहाँ पे जो बसेस, कंपलसरी का तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो भी बसेस आती हैं उनके पैसेंजर्स यहाँ उतारे जाते हैं बिल्कुल कैंप के सामने, उनको हिदायत है कि बस यहाँ पे रोकनी है, तो सारी बस को सैनिटाइज किया जाता है एंड पैसेंजर्स को बोला जाता है, हम काउंसिल भी करते हैं जो नहीं तैयार हैं करवाने के लिए कि आप अपना टेस्ट कराओ, ये सबके भले के लिए है। बिल्कुल, देखिए काउंसिल भी किया जाता है, काउंसलिंग यहाँ पर होती नज़र आती है और सीधे तौर पर जिस तरह से यहाँ पर बस आकर रुकती है, ये बस स्टैंड है और इसी बस स्टैंड के ऊपर बस आकर रुकती है और यहीं पर जो यात्री जो दिल्ली से यात्रा करके आए हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है, उनका यहाँ पर रैपिड टेस्ट भी करवाया जाता है। और एक महिला जिनका अभी अभी टेस्ट हुआ है, मैम कहाँ से यात्रा करके आए? हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? नहीं कहीं से यात्रा नहीं करी हमने। वैसे ही खुद टेस्ट? हाँ जी। आप काइंडली मास्क तो डालें। क्या कोई सिम्टम लग रहे थे या फिर मन का जो वहम है उसको निकालने के लिए? बस मन का वहम था, मन का वहम दूर करना था। देखिए इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनको लगता है उनके अंदर वहम है कोविड को लेकर, वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं और हम भी इसी तरह से अपील करते हैं कि लोग इसी तरह से जिस तरह से ये महिला जो है वो जागरूक है। मैम नाम क्या है? रश्मि। कहाँ के रहने वाले? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़।
चंडीगढ़ की रहने वाली ये महिला है, खुद टेस्ट करवाने के लिए आई है। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जिनको भी सिम्टम पाए जाते हैं वो इस तरह के कैंप्स के अंदर आएं, अपना टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आप संक्रमित हो चुके हैं तो आपसे संक्रमण जो है वो आगे फैलता हुआ नजर ना आए। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट दोबारा से प्रिकॉशन बरतना शुरू कर चुका है। जो बाहरी राज्यों से बसें आ रही हैं उनके यात्रियों को रोका जाता है, उनके यहाँ पर टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि संक्रमण आगे फैलता हुआ नजर ना आए। दूसरी लहर जिस तरह से दोबारा से फैलनी शुरू हो चुकी है, तो उसके मद्देनज़र जो कहीं ना कहीं एहतियात प्रशासन की तरफ से भी बरती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बरती जा रही है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों का कोविड स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नर और कलेक्टर को आदेश भेजकर रायपुर जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट पर यात्रियों की पूर्व में जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। ये निर्देश देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में अवैध देशी दारू बेचने में माहिर लगामपुरा निवासी थाना रेडर का चौकीदार का एक वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद जालौन पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें, रेडर थाने के ग्राम लगामपुरा में एक चौकीदार कानून को हाथ में लेकर नकली शराब घर से बेच रहा है। जब पुलिस इस चौकीदार पर शिकंजा कसने की कोशिश करती है तो उल्टा पुलिस को फंसाने की धमकी देकर यह बार बार बच जाता है। लगामपुरा का संतोष चौकीदार जो शराब बेचते हुए पकड़ा गया था, इसके खिलाफ रेडर थाने में मुकदमा कायम किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये अनर्गल आरोप लगा रहा है और इसके विरुद्ध जो जांच करके आवश्यक कार्रवाई, जो विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस पर कार्रवाई हो सकता है, इसके षड्यंत्र का और लोग भी शिकार हो जाए, इस पर कब तक कार्रवाई होने की संभावना, कितना समय लग सकता है सर? ये मुकदमे की विवेचना से निस्तारित कराई जाएगी और इसके साथ ही क्योंकि ये अवैध कार्यों में संलिप्त है, इसके इतिहास की जानकारी करके कई थाना क्षेत्रों में मुकदमा इसका ऊपर कायम है, इसके ऊपर जो है प्रशासनिक कार्रवाई भी। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर कानून लाने के बजाय सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने पर ध्यान दे। चरखी दादरी के कस्बा भाडड़ा हलके के 4 गांव का दौरा आज उन्होंने किया। दौरे के दौरान ही वे गठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। आज हरियाणा में बेटी सुरक्षित नहीं, सरेआम हत्या और बलात्कार किए जा रहे हैं। आज भाडड़ा हलके में कई गांवों का दौरा किया। किसान परेशान है इन तीनों काले कानूनों से बनने के कारण। MSP की जो गारंटी का जो डर किसान के मन के अंदर बैठा हुआ है, तो जब प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी और MSP मिलना बंद हो जाएगी और किसानों को जो कोर्ट में जाने का अधिकार से वंचित कर दिया गया है दूसरे कानून में, और तीसरे कानून में जो अनलिमिटेड भंडारण था, जो सरकार के नियंत्रण में अभी तक होता था, वो जो अडानी और अंबानी जैसे घरानों को उसका अधिकार दे दिया गया है। इन तीनों बातों को लेकर पूरे देश के किसान के मन में डर है। भाडड़ा हलके में भी किसानों ने अपनी एक समस्या बताई और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे लेके, जिस दिन ये बीजेपी की सरकार अध्यादेश लेके आई थी, फिर गैर कानूनी तरीके से संसद में बिल को पारित किया। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज।
सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने असदुद्दीन ओवैसी और पंजाब के किसानों द्वारा आंदोलन रोकने पर बयान दिया। त्यागी ने कहा कि किसानों ने सही कदम उठाया है, रेलवे इन दिनों बड़े घाटे में है, किसानों के इस फैसले से सभी को राहत मिलेगी। ओवैसी के बयान उत्तेजनात्मक हैं, भावनाओं से भरे हुए हैं और समाज में तनाव पैदा करने वाले हैं। हम उनके बयानों की निंदा करते हैं। उनके इस फैसले से काफी राहत मिली है। रेलवे विभाग 2000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है। मैं किसानों के इस कदम की सराहना करता हूं और सरकार उनसे वार्ता करेगी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरह से नापाक हरकतें आ रही है और उसे लेकर शाहनवाज हुसैन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के कुल्लू में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। पुलिस मैदान में आयोजित मदन लाल शर्मा मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शानदार समापन हुआ। 15 नवंबर से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले की 10 टीमों ने भाग लिया। रविवार को इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच के आयोजन पर डीएसपी कुल्लू प्रियांक गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फाइनल मैच ट्रक डायनामाइट्स और ढालपुर वॉरियर के बीच खेला गया, जिसमें ट्रक डायनामाइट ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। पंजाब के वन विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने जिला रूपनगर के बेला और कमालपुर क्षेत्र में विभाग के वृक्ष गैरकानूनी तौर पर काटने और बेचने संबंधी खबरों का गंभीर नोटिस लिया। धर्मसोत ने एक प्रेस बयान में ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला रूपनगर के बेला और कमालपुर वन क्षेत्र में अलग अलग वृक्षों को गैरकानूनी तौर पर काटने और बेचने संबंधी खबरों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान मुख्य वनपाल जतिंदर शर्मा को इस मामले की 7 दिनों में जांच करवाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वहीं शादियों के जश्न के बीच हरियाणा के मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। हरियाणा के रीति रिवाजों के अनुसार संगीता को बांध बैठाया गया। संगीता चरखी दादरी के गांव बलाली में बांध में बैठी तो सोनीपत में बजरंग के घर भी बड़ी ही धूमधाम के साथ रस्म मनाई गई।
पहलवानों की ये जोड़ी 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंध जाएगी। इन दोनों की शादी का समारोह बेहद ही सादा होगा, लेकिन बावजूद इसके दोनों अपनी शादी की रस्मों को एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं संगीता फोगाट। मेरी अभी 25 नवंबर को शादी है और कल मेरी हल्दी होने जा रही है। और मेरे जो जीवन साथी बनने वाले हैं वो बजरंग पुनिया जी हैं, जो वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर हैं। और कोरोना को विशेष ध्यान रखा है हमने शादी का। ज़्यादा लोग नहीं बुलाए, मतलब घर के ही लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां विभाग की लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक बच्चा टूटकर गिरे तार की चपेट में आ गया, जिसके कारण बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सोनारी कला गांव की बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कच्ची शराब के पीने से 9 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अलग अलग जिलों की पुलिस सतर्क हो गई और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। यूपी के देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही 1100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। 1500 टन लहन नष्ट किया गया और 2 भट्टियों को भी तोड़ा गया। कल पूरे जिले में एक 24 घंटे का व्यापक अभियान चलाया गया जो अवैध शराब का निष्कर्षण करते हैं उनके विरुद्ध। और इस क्रम में पूरे जनपद में कुल 47 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं। 50 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 1100 लीटर देशी दारू और करीब 1500 टन लहन नष्ट की गई है। और व्यापक रूप से अभियान पूरे जिले में चलाया गया है और आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा ताकि। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोशल मीडिया पर टिप्पणी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बिलासपुर के चेयरमैन और उनके बेटे को धमकी देने के मामले में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा नगर अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शांति भंग करने की आशंका में चालानी कार्रवाई की गई। एक नवनीत सक्सेना नाम के व्यक्ति को ये आपत्तिजनक फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के संबंध में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि यहाँ के चेयरमैन के ऊपर कुछ आरोप और गरिमा को लेकर के टिप्पणी की गई है। उनके पुत्र के द्वारा एक FIR कराई गई थी, जिसमें इनको 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करके पेश किया गया था। तो अब इसमें क्या और भी कोई कार्रवाई चल रही है इसके अलावा, क्योंकि इसमें मुकदमा एक पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश में दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही, जिसमें गरीब परिवारों को इनका शिकार होना पड़ रहा है। ताजा मामला सीतापुर के थाना मानपुर से सामने आया, जहां पर तेंदुआ गांव में कोटेदार गंगाराम पर मारपीट करने का आरोप लगा। कोटेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गरीब मजदूर के परिवार पर जमकर कहर ढाया। परिवार की बहू बेटियों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि कच्ची शराब की शिकायत पुलिस में देने के मामले में रंजिशन यह हमला किया गया। तमाम रहा बहुत से कम 50 मतलब परिवार के तो बहुत लोग रहे, लेकिन मारिन 3 लोग हैं। कौन कौन मारे हैं? 4 लोग रहे। क्या नाम है उनके? गंगाराम और दिनेश और संजय, जितेंद्र। अच्छा, महिलाओं को भी मारा है क्या? जी हाँ, महिला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में NH2 पर कट बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। कई गांव और स्कूल का रास्ता बंद हो जाने से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण छात्र सड़क पर उतरकर कट खोलने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ NH निर्माण कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया।
यादव है। ये कट है यहाँ पे रूपसपुर से नीचे की तरफ जाने वाला है। यहाँ से लेके कम से कम 80 से 100 गाँव पीछे खैरगढ़ की तरफ इस पे लगते हैं। इस तरफ 4 संस्थाएं हैं जहाँ बच्चों की बसें आती हैं रॉन्ग साइड से। पिछला कट 3 किलोमीटर पे है और अगला कट यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर पीछे से रॉन्ग साइड आते हैं तो दुर्घटनाएं होंगी, और अगर आगे से 5 किलोमीटर जाता है और फिर 5 किलोमीटर लौट के आता है तो यहाँ के आने के लिए 10 किलोमीटर से घूमना पड़ता है। और यहाँ से पीछे का पूरा गाँव, यहाँ से कई लाख की बस्ती है यहाँ से खैरगढ़ के लिए। ऐसी जगह कट बंद किया जा रहा है जिसे अगर बंद कर दिया गया तो हर हालत में यहाँ पे दुर्घटनाएं होंगी, जिसके लिए जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। आप लोगों की क्या मांग है? अरे इस कट को भाई, इसकी डिमांड है, इसकी जरूरत है। अगर आप कट नहीं डाल देना चाहते तो अंडरपास दो। आप जो भी दोगे ना, सॉल्यूशन तो दोगे ना, ऐसे कैसे बंद कर दोगे आप इसको? और जो छोटे बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे रॉन्ग साइड से बसें आती हैं, और अगर आगे से लेके आते हैं 15 किलोमीटर से कैसे घूम के आ जाएगा अपने घर के लिए आदमी? अंडरपास दो उसके लिए, बंद कैसे कर देंगे इसको आप लोग? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बींद की कोतवाली क्षेत्र के रहमतपुर गांव में बच्चों की कहासुनी पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं सहित 3 लोगों को बेरहमी से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने घायल महिला की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। क्या नाम है? कहाँ रहती है? क्या घटना हुई? आके सर जी हमको मारने लगे हैं अचानक। बहुत जने रहा, हम 3 जने रहा, हमको गिरा के मारा, नंबर टट्टी तक छूट गए। आज जनपद फतेहपुर का मारपीट का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ, जिसकी मौके पर जाकर जांच की गई तो थाना बिंदकी के ग्राम रहमतपुर में वादी जयनारायण पुत्र राम अवतार व उसकी पत्नी बच्चों के साथ छोटे बच्चों के झगड़े को लेकर विपक्षी गणों द्वारा मारपीट की जा रही थी, जिस उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलीगढ़ में एक ही परिवार के 2 पक्षों में समरसेबल के स्टार्टर को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि फायरिंग तक हो गई। एक पक्ष की ओर से हुई फायरिंग में दूसरे पक्ष की 2 महिलाओं के साथ 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अक्सर जमीन बंटवारे को लेकर परिवार में कलेश होता रहता था, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई और गोली तक चल गई। ये पूरी घटना क्वारसी थाना क्षेत्र की रामबाग कॉलोनी की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में एक ओमनी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने पर कार में आग लग गई, जिसमें 6 लोग झुलस गए। लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना कोतवाली देहात के कासगंज रोड पर स्थित एसआर पेट्रोल पंप की है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। वहीं आगरा में बहने वाली यमुना नदी कचरे की वजह से खराब हो चुकी है। नदी का पवित्र पानी गंदा हो चुका है और प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं। प्रशासन के अनदेखे रवैये को देखते हुए स्थानीय लोगों ने नदी को साफ करने की मुहिम शुरू की है। स्थानीय युवा एक साथ अब नदी में डालने जा रहे कचरे को साफ करने का काम कर रहे हैं। अधर्म ना फैलाएं, आस्था के नाम पे गंदगी ना फैलाएं, शहर को और यमुना नदी को, अपनी शहर में हर बहने वाली है उस नदी को साफ रखें जो आपको जीवन का रूप दे रही है, जीवन दायिनी के नाम पे जानी जाती है। ऐसी नदियों को बचाएं, वरना आने वाला भविष्य खतरनाक गड्ढे में दिखता नजर आ रहा है। दरअसल बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में गंदगी है और ये गंदगी एक दिन में साफ नहीं हो सकती है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सारी चीज़ें, इतना बड़ा एरिया है, एक दिन में कवर नहीं कर सकते। हमने थोड़ी सी सफाई की, एक संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी तरीके से लोग समझें इस बात को कि हमारी प्रकृति है, उसके साथ हमें ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं हमें धार्मिक चीज़ें मिली है, जैसे मूर्तियाँ हैं और पूजा संबंधी चीज़ें हैं। वहीं राजस्थान के चूरू में 14 और गायों की मौत का मामला सामने आया। अब तक गौशाला में 94 गायों की मौत हो चुकी है। गायों की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। चूरू एसडीएम रीना छिपा ने गौशाला पहुंचकर जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। अभी 50 गायों का उपचार चल रहा है, जो जिनमें अच्छी रिकवरी है। कितनी गाय थी इसके अंदर, गौशाला के अंदर? ये 465 रजिस्टर्ड गाय थी यहाँ पे। अलग अलग बाड़ों में थी, एक में 250 थी, एक में कुछ एक्स्ट्रा इस टाइप से थी। उधर मुजफ्फरपुर में एक होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। यहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने फिलहाल होटल को बंद कर दिया है और लड़कियों को परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि लड़कों और होटल संचालक से पूछताछ की जा रही है। एसडीएम डॉक्टर कुंदन कुमार के आदेश पर होटल के सभी दस्तावेज पुलिस ने सीज कर दिए हैं और होटल में ताला लगा दिया है। देखिए, वहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पेयर्स के होने की सूचना मिली थी। मौके पर जानकारी के अनुसार से छापेमारी की गई। थाना अध्यक्ष जो अभी चार्ज में थे सदर थाना के, उन्होंने छापेमारी किया और उन 4 लोगों के बारे में पूछताछ किया गया। पूछताछ के उपरांत सत्यापन के आलोक में उनके गार्जियंस को जो भी लड़कियां थीं उनको सुपुर्द कर दिया गया। कोई संगीन मामला इमोरल ट्रैफिकिंग का या कोई ऐसा गंभीर अवांछनीय वस्तु होटल से बरामद अभी तत्काल होने की सूचना नहीं है। अभी तत्काल थानाध्यक्ष महोदय द्वारा सराय एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। अभी फिलहाल होटल का संचालन पर रोक लगा। यूपी के मैनपुरी में झोपड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि 5 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि दूसरा 1.5 साल का बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। वहीं ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के बांदा से, जहां युवक ने अपने भाई की साली की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि मृतका मोनू पिछले 4 साल से अपने जीजा और बहन के साथ रह रही थी। सूत्रों के मुताबिक घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, क्योंकि मृतका मोनू और मृतक युवक अविवाहित थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। अतर्रा में सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा अतर्रा का महदू आरक का पुरवा इसका मजरा है, वहाँ के रहने वाला नन्हे अपनी 16 वर्षीय साली को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या करके फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसकी नन्हे की तलाश करने लगी और थोड़ी देर के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ये रेलवे पटरी पर उसने अपनी जान दे दिया है और उसकी सर कटी हुई और छत बिछत उसकी डेड बॉडी एक राजा तालाब के पास में प्राप्त हुई है। तिब्बत युवा कांग्रेस ने चीन के खिलाफ इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली निकाली। 5 दिन की इस बाइक रैली की शुरुआत 18 नवंबर को धर्मशाला के मकडोडगंज से हुई। यह बाइक रैली किन्नौर के तिब्बत बॉर्डर के निसंग से होते हुए आज शिमला पहुंची, जहां पंथा घाटी तिब्बतियन मॉनेस्ट्री में इनका स्वागत किया गया। यह रैली आज बीड़ में जाकर संपन्न होगी। रेल में
50 बाइक और 10 गाड़ियां इस रैली में शामिल की गई। बाइक रैली में हिमाचल, देहरादून और दिल्ली के तिब्बती युवा शामिल हुए। जो ये बाइक रैली जो है तिब्बतन यूथ कांग्रेस में और तिब्बतन युवा संगठन ने हमने ऑर्गेनाइज किया था। ये हम 18 तारीख को मैक्लोडगंज से निकल के हमारी जो डेस्टिनेशन जो है वो निसंग ब्रिज जहाँ की किन्नौर में है, वहीं पे हमने आंदोलन किया। वहीं से हमने नारा लगा। जो हमारी ये अभी जो बाइक रैली का 3 खास मुद्दा जो है, पहले जो है चीनी का सामान को बहिष्कार करने का। ये तिब्बती युवा संगठन ने बहुत साल पहले ये आंदोलन जारी किया था। अब इसको हम ये सारे देश विदेश से हमको सहयोग चाहिए, पहले बात। और दूसरी बात जो है हमारी सीमा में, जब अभी सीमा में चीन ने लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठा दे रहे हैं। अब हम भारत सरकार और भारत वासियों को क्या मांगे कि अगर तिब्बत के आजाद को आप लोग सहयोग दें, तो अगर तिब्बत एक आजाद देश हो जाए तो अभी जो सीमा में हम दिक्कत पड़ रहे हैं वो भी नाकाम हो जाएगा। वो भी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम इतिहास गवाह है। जब एक तिब्बत आजाद था। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के मामले पर उनका बचाव किया। चौबे ने लालू यादव के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता सदमे में चले गए हैं। पूरी तरह से हावी है। मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस प्रकार के गलत बयानी करके और बिहार के हमारे जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तारकिशोर प्रसाद जी, मैं जानता हूं, आज से नहीं जानता हूं, मेरा 72 से उस परिवार से संबंध रहा है। विद्यार्थी परिषद में वो कार्यकर्ता रहे, एक व्यवसाय परिवार से आते हैं और उन्होंने कोई भी कभी भी गलत पैसे का उपयोग नहीं किया है। और उन्होंने परिश्रम करके उनके खानदान ने जो भी संपत्ति उनकी थोड़ी बहुत है, वो संपत्ति उनका पौराणिक संपत्ति है। और उसमें किसी प्रकार का झूठा बयानबाजी करना और गलत बयानबाजी करना उनका साफ इंगित होता है कि उनके हताशा जो है, उनकी ये हताशा उनका साफ दिखाई पड़ता है। विपक्ष का काम है कि सरकार को भी, हम सरकार में विपक्ष में हैं तो हमारी भूमिका है कि सरकार के रचनात्मक कामों को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई आपके पास प्रमाण है, तथ्य है, बिना तथ्य का तथ्यहीन बात करना उचित नहीं। जनरल बिपिन रावत की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रपोजल को लेकर पूर्व सैनिक आग बबूला हो चुके हैं। पूर्व सैनिक का कहना है कि अब आरएसएस और केंद्र सरकार के साथ मिलकर जनरल बिपिन रावत देश के जवानों के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। उनकी पेंशन में कटौती की जा रही है, जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਿਆਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। नगर निगम शिमला ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इटली से 2 हाईटेक मशीनें इंपोर्ट की है। इन सफाई मशीनों की कीमत 4 करोड़ 60 लाख है। शिमला पहुंचने के बाद आज इन मशीनों का ट्रायल चौड़ा मैदान में किया गया। इस ट्रायल को नगर निगम शिमला ने सफल करार दिया और इस मौके पर नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली मौजूद रहे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला सदैव कोशिश करता है कि शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, और इसी कड़ी में हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 2 स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए काफ़ी हाई एंड मशीन्स मंगाई हैं जो इटली से इंपोर्ट की गई हैं और जो कि शिमला में पहुंच भी गई हैं। तो इन पे इनका जो खर्चा है वो
4.5 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ साथ इन मशीन्स को चलाने के लिए इनके स्पेयर पार्ट्स भी बड़े एक्सपेंसिव हैं और उनका भी हमने ऑर्डर दे दिया है और वो स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास तुरंत आ जाएंगे। हम इसका अभी शिमला में, जैसे मैं बता रहा था, ये पहुंच गई है। हम इसका अभी ट्रायल रन करेंगे और ट्रायल रन करने के बाद हम इनको जो प्रपोज कर रहे हैं कि कंप्लीट मॉल एरिया जो कि स्टार्ट हो जाए छोटा शिमला से और चौड़ा मैदान तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए हर घर नल योजना का शुभारंभ किया। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन यह योजना जो हर घर जो नल के माध्यम से जल पहुंचाने की है, यह अपने आप में इतनी बड़ी योजना है कि शुद्ध जल पाइपलाइन से गांव में रहने वाले हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, हर किसान के लिए, अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बहुत बड़ी योजना को उत्तर प्रदेश को देने के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज़ पर।